पार्ट बी उसका शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। मैंने बताया था कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण की समस्याएं क्या है और पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है। हम आते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को इन्वायरमेंट शब्द इन्वायरोमर से बना है। यह एक फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है घिरा हुआ या घिरना। वायु का ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे रहता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट शब्द पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परिभाषित किया गया है। अब हम आते हैं पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के तीन घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एवं एनर्जी कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हमने समस्त पेड़ पौधों, समस्त जीव जंतु जिसमें मनुष्य भी शामिल है और सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जल, स्थल और वायु को रखा गया है। और एनर्जी कंपोनेंट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अब हम आते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण तीन प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का अध्ययन करते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत हम जो वनस्पति और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इनसे ही मिलकर जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण होता है। और ये जो भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति की देन होती है। जबकि सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण है। इसमें मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि आर्थिक और सामाजिक शामिल होती है। इसके साथ ही हमने मानव पर्यावरण संबंध को समझा था। मानव पर्यावरण संबंध को हमने चार रूपों में विभाजित किया था। जब मानव फैक्टर के रूप में उपस्थित था तो वह आदिम कृषि करता था। जब मानव मॉडिफायर रूपांतरण करता हुआ तो आदिम सॉरी जब मानव फैक्टर के रूप में था तो वह आदिम मानव था। और जब मानव रूपांतरकर्ता मॉडिफायर के रूप में आया तो वह आदिम कृषि करने लगा। और जब मानव परिवर्तनकर्ता चेंजर के रूप में हुआ तो वह पशुपालन करने लगा। और जब मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति की तो वह डिस्ट्रॉयर के रूप में सामने आया। इसके पश्चात हमने चर्चा की थी पर्यावरणीय समस्याओं की। पर्यावरणीय समस्याओं में पर्यावरणीय क्षरण की चर्चा की थी और साथ में पर्यावरण प्रदूषण की भी चर्चा की थी। पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और स्पेस पॉल्यूशन की चर्चा की गई थी। इसके बाद हमने देखा था पर्यावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन। इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन तीन प्रकार का होता है। पहला संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरा व्यवहारात्मक अनुकूलन, तीसरा शारीरिक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन को हमने इसके उदाहरण मरुस्थलीय लोम्बी और ध्रुवीय लोम्बी, आर्कटिक लोम्बी के आधार पर समझा था। और व्यवहारात्मक अनुकूलन को उत्प्रवास के आधार पर हमने समझा था। और शारीरिक अनुकूलन को हमने समझा था कंगारू चूहा के माध्यम से समझा था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और पार्ट ए में हमने इसको पढ़ा था। अब हम आते हैं कि पेड़ पौधे अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं हाँ, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि पौधों में अनुकूलन एडॉप्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। पहले हम समझते हैं टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति। टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियों की ये टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियों की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में जाता है। टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये मान के चलिए टेम्परेचर -30 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वहाँ पर रेनफॉल, बारिश भी बहुत कम होती है और यदि रेनफॉल होती है तो वह हिमपात के रूप में होती है। टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियाँ हमारे जो पूरा विश्व है वहाँ दो क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला आर्कटिक वृत्त में और अंटार्कटिका वृत्त में। ये जो टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियां हैं उनके नाम हैं काई और लाइकेन।
काई और लाइकेन नाम है। अब हम ये समझें कि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त क्या होता है। हम पूरी पृथ्वी को अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं में विभाजित किया जाता है। अच्छा, यहाँ अक्षांशीय रेखा की चर्चा हो रही है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को इक्वेटर कहती हैं और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। साथ ही 66.5 डिग्री से 90 डिग्री को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। तो ये जो टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो 66.5 से 90 डिग्री उत्तर में और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण में पाई जाती हैं। इनको हम टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियां कहते हैं। अब टुंड्रा क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती हैं वनस्पतियां होती हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है। उस जनजाति को एस्किमो कहते हैं और इस जनजाति के एक विशेष प्रकार के घर पाए जाते हैं। उन घरों को इग्लू कहते हैं और ये घर बर्फ से बने रहते हैं। यह जनजाति एक विशेष प्रकार के जानवर को पालती है जिसे रेंडियर कहते हैं। अब टुंड्रा क्षेत्र जो अधिकतर है वो कनाडा में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में है। अब ये मैंने टुंड्रा क्षेत्र के बारे में बताया। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चंस आएगा कि टुंड्रा क्षेत्र की विशेषता है, तो आप लिखेंगे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा कम होना और रेनफॉल कम होना। रेनफॉल हिमपात के रूप में होती है। तो अब वो क्वेश्चन आएगा कि टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा कि टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति काई और लाइकेन मोसेस इसके उदाहरण होते हैं। अब क्वेश्चंस आएगा कि टुंड्रा क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम क्या है। तो आप इसका आंसर देंगे कि टुंड्रा क्षेत्र में जो विशेष जनजाति है उसका नाम एस्किमो है। और इस ये जनजाति, क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जनजाति जो घर बनाती है उस घर को क्या कहती है। तो आपका आंसर होगा उस घर को इग्लू बोलते हैं, IGLOO। और ये घर हैं वो बर्फ से बनी होते हैं। ऐसे ही आएगा कि यह जनजाति एक विशेष प्रकार के जानवर को पालती है, वह जानवर का नाम रेंडियर है। क्वेश्चन आ सकता है कि टुंड्रा क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो आप लिखेंगे कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति और वहाँ पर रहने वाले जनजाति से अगर आपको परिचित होना है तो एक फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम एट बिलो है। आप ये फिल्म देखें तो आपको यहाँ की वनस्पतियां, जीव जंतुओं तथा यहाँ की जनजातियां कौन कौन सी रहती हैं, आप बिल्कुल इसको करीब से पहचान सकेंगे और एक अच्छी पिक्चर है, आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ आते हैं टैगा क्षेत्र की वनस्पतियां। इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये टैगा क्षेत्र की वनस्पतियां अपने आप को कैसे अनुकूलित करती हैं इसके बारे में हम समझते हैं। इसका जो विस्तार है टैगा क्षेत्र का वो उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में अधिकतम 20 डिग्री होता है और सर्दियों में -40 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। मैंने एक निशान मैंने एक चिन्ह बनाया है, शंकुधारी वन का है। ये शंकुधारी वन इसी रूप में पाए जाते हैं, ऊपर से पतले और नीचे आते आते चौड़े होते जाते हैं। मैं यहाँ पर एक चर्चा करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की हवा चलती है, उस हवा को ब्लिजार्ड कहते हैं। अब टैगा क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जैसे साइबेरिया जो रूस में पाया जाता है, और जैसे स्कैंडिनेवियाई देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, वहां पर टैगा क्षेत्र पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि जो शंकुधारी वन होते हैं, ये वो विशेष वो कैसे होते हैं। आपने कभी एक कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जिन फिल्मों में हीरो हीरोइन के ऊपर जो अ, गाना गाया जाता है, गाना शो होता है, तो पीछे की तरफ एक हल्की हल्की बर्फ गिर रही होती है और वहां पे एक विशेष प्रकार की आप वनस्पति देखते होंगे, नुकीले ऊपर से बिल्कुल नुकीले और नीचे आके चौड़े प्रकार के पेड़ देखते होंगे, उन्हीं को शंकुधारी वन कहते हैं। और वहाँ पर अधिकतर गाना
कई फिल्मों में ये फिल्माया गया है, वही वन शंकुधारी वन होती है। अब हम देखते हैं कि इन वनों की विशेषता क्या होती है, इन वनों में, और यहीं से क्वेश्चंस पूछती जाती हैं यूपीएससी में। वनों की विशेषताएं, यहाँ के जो पत्ते होते हैं, इन वनों के, शंकुधारी वनों के पत्ते डार्क होते हैं। डार्क क्यों होते हैं? ये डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण ये पत्ते डार्क होते हैं। सूर्य की किरणों, जहाँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत कम समय के लिए निकलता है, तो ये सूर्य की किरणों को अपने आप में अवशोषित करके रखते हैं। नुकीले, नुकीले इनके पत्ते क्यों होते हैं? इनके पत्ते नुकीले इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर यदि बर्फ गिरती है तो ये नुकीले होने के कारण बर्फ पत्तों पर ना टिकते हुए जमीन पर आ जाती है, इसी कारण ये नुकीले होते हैं। और ये पत्ते स्पंजी मासल होते हैं। स्पंजी मासल इसलिए होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, और जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, तो ये जल को स्टोर करने में सक्षम होते हैं, इसी कारण ये नुकीले होते हैं। इन वनों का जो उपयोग होता है, इन वनों की जो लकड़ियां मुलायम होती हैं, अतः मुलायम होती हैं, तो वनों का उपयोग माचिस की तीली, क्राफ्टिंग मटेरियल और पेपर बनाने के रूप में होता है। अब हम यहाँ आते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि शंकुधारी वनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप बता देंगे कि इनके जो पत्ते डार्क रंग के होते हैं, इनके पत्ते नुकीले होते हैं, इनके पत्तियां मासल होती हैं। इन वनों का उपयोग किसमें होता है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि शंकुधारी वन का नाम क्या क्या है, जैसे फर, लार्च और स्पाउस, ये शंकुधारी वन का नाम। मुझे उम्मीद है कि शंकुधारी वन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शंकुधारी वनों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री और सर्दियों में -40 डिग्री तक पहुंचता है। इन वनों में एक विशेष प्रकार की हवा चलती है, उसको ब्लिजार्ड कहते हैं। इनका क्षेत्र साइबेरिया है और स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। शंकुधारी वन फर, लार्च, स्पाउस हैं। इन वनों की विशेषता: पत्तों का रंग डार्क, पत्ते नुकीले, पत्ते स्पंजी मासल होते हैं। वनों का उपयोग माचिस की तीली, पैकिंग मटेरियल, पेपर में करते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार के वन, वर्षा वनों की विशेषताएं। ये वर्षा वन जो है, इन ये वर्षा वन, इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और रेनफॉल भी यहाँ साल भर होती है। अधिकतम वर्षा होती है और वर्षा लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है। इन वनों की जो वनस्पतियां हैं, ये सघनतम होती हैं, बिल्कुल पास पास आपस में होती हैं, और इन वनों में प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सूर्य की रोशनी भी धरातल पर बहुत कम आ पाती है। इन वनों की जो लकड़ियां होती हैं, महोगनी, एबोनी, आयरन वुड होती हैं। क्वेश्चंस आप आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है, वर्षा वनों की वनस्पतियां कैसी होती हैं? मुलायम, कठोर? तो आप आंसर दे देंगे। आपसे पूछा जा सकता है वर्षा वनों के वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे महोगनी, एबोनी, आयरन वुड इनके एग्जाम्पल हैं। वर्षा वनों में टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बता देंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं अगली वनस्पति, मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं। मरुस्थलीय वनों की जो हम विशेषता ये पढ़ें, तो यहाँ पर आपने मरुस्थल का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और टेम्परेचर यहाँ पे 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, और रेनफॉल, बारिश भी बहुत कम होती है। जो मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं, ये कांटेदार झाड़ियां होती हैं, कैक्टस का पौधा होता है, एलोवेरा का पौधा होता है। ये मरुस्थलीय वनों की वनस्पतियां होती हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि ये अपने आप को अनुकूल कैसे करते हैं ऐसे मौसम में रहने के लिए। तो देखिए कि इनके जो पत्ते हैं, पर्ण हैं, कठोर होते हैं। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कांटे उगाते हैं, ये उनके पर्ण होते हैं। पर्ण, जो पत्ते की जगह वो कांटे ही उनके पर्ण पाए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ के पत्ते कठोर होते हैं, और पत्तों की जगह या पर्ण की जगह कांटे आ जाते हैं।
और ये पर्ण कहीं-कहीं छोटे भी होते हैं और पर्ण ये वैक्सी होती हैं, मुलायम होती हैं। ये वैक्सी इसलिए होती हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी बहुत कम होता है, तो ये पानी को स्टोर करके अपने पास रखते हैं। और पर्ण की जगह काँटे इसलिए होते हैं क्योंकि ये काँटे के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और जो पेड़-पौधों में पानी संग्रहित है, वो वाष्पोत्सर्जन से कम जाता है, यानी वायुमंडल में जा ही नहीं पाता और ये अपने को उस क्षेत्र के हिसाब से अपने को सुरक्षित पाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आ सकता है कि मरुस्थलीय वनस्पतियों को उदाहरण बताइए, मरुस्थलीय वनस्पतियों का टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होती है? या आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनके पत्ते किस रूप में पाए जाते हैं, काँटे क्यों होते हैं, पत्ते छोटे क्यों होते हैं या वैक्सी होने का कारण क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो है, हम देखेंगे कि मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन अपने आप को ऐसी जलवायु में कैसे अनुकूलित करते हैं? मैंग्रोव वन की विशेषता आपने देखा होगा कि मैंने एक चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है कि एक झील है या मान लो समुद्र है, उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ की जड़ें नीचे जाके फिर ऊपर आ गई। इन्हीं को मैंग्रोव वन कहते हैं। ये इन वनों की विशेषता होती है कि ये खारे जल में भी जीवित रहते हैं, खारे जल, लवणीय जल इनकी विशेषता होती है और ये डूबकर भी जीवित रहते हैं। मैंग्रोव वन अधिकतर पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पर ये विशेष रूप से पाए जाते हैं और आप देखते होंगे कि इन क्षेत्रों में जो प्राणी जो है, वो आपने देखा होगा कि एशियाटिक जो विशेष रूप से पाए जाते हैं, वो उम, जो एक से एशियाटिक टाइगर पाया जाता है, यहाँ का एक प्रमुख जीव है। यहाँ के वनों का और यहाँ पर मतलब ये अपने आप को लवणीय जल में अनुकूलित पाते हैं और ये डूबकर भी जीवित रहते हैं, तो ये है मैंग्रोव वन। अभी तक हमने समझा कि वन अपने आप को प्रतिकूल मौसम में कैसे अनुकूलित करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिया टुंड्रा वनस्पति, दूसरी ली हमने टैगा वनस्पति, तीसरा ली हमने सदाबहार वन, चौथी ली हमने मरुस्थलीय वन, पांचवी ली हमने मैंग्रोव वन। अब हम आते हैं कि अनुकूलन की विधियां क्या है कि अनुकूलन की विधियों में जैसे कि अब अनुकूलन कैसे करते हैं जीव जंतु अनुकूलन की कौन सी विधि अपनाते हैं जिसके कारण वो अपने आप को अनुकूल पाते हैं। पहला है अनुकूलन की जो विधि है, माइग्रेशन है, प्रवास है। माइग्रेशन का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। जीव जंतु में माइग्रेशन दो कारणों से होता है, एक तो जलवायु के कारण माइग्रेशन होता है, दूसरा भोजन के लिए माइग्रेशन होता है। जलवायु के कारण माइग्रेशन में जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वहाँ के जो जीव जंतु है, वो दूसरे ऐसे स्थल की तलाश करते हैं, जो थोड़ा-सा गर्म हो और अपने आप को वहाँ पर अनुकूलित कर पाते हैं। दूसरा है भोजन के लिए अनुकूलन। भोजन के लिए अनुकूलन में हम जीव-जंतु ऐसे क्षेत्रों की तलाश करते हैं कि जो जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है, तो दूसरे क्षेत्र में वो भोजन के लिए जाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुकूलन की विधियाँ कौन-सी हैं? उसमें एक माइग्रेशन भी विधि है। माइग्रेशन का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। अब माइग्रेशन की दूसरी विधि आती है छद्मावरण, कैम्यूफ्लैग। छद्मावरण होता है कि कुछ मतलब प्राणियों में, जीव-जंतुओं में अपने परिवेश के साथ घुलने-मिलने की क्षमता को छद्मावरण कहते हैं। आपने इसके एग्ज़ाम्पल हैं गिरगिट, तितली, धारदार सांप। आपने देखा होगा कि गिरगिट जहाँ भी जाता है वह उस रंग को अपना लेता है, जिस स्थल पर वो जाता है। जैसे मान लीजिए कि वह
घास में जाता है तो अपने आप को हरा रंग में कर लेता है। अब ऐसे सूखे पत्ते पे बैठता है तो अपना रंग उस प्रकार से कर लेता है। इसी प्रकार से तितली होती है और धारदार सांप होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो उस परिवेश में घुल मिलने की क्षमता रखते हैं उनको छद्मावरण कहते हैं। तो अनुकूलन की यह एक विधि है छद्मावरण, जिसमें वह अपने आप को अनुकूलन पाते हैं। अगला अनुकूलन की जो विधि है वो शीत निष्क्रियता है। शीत निष्क्रियता है, सॉरी निष्क्रियता है, हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन दो प्रकार का होता है। पहला है शीत निष्क्रियता और दूसरा है ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता निष्क्रियता का अर्थ होता है कि अपने आप को सुषुप्तावस्था अपना अब स्वयं को सुषुप्तावस्था में बिताना। इसका अर्थ होता है कि ऐसा काल जिसमें हम आराम करें, काम ना करें, हम सोएं, उसको निष्क्रियता बोलते हैं। उदाहरण के लिए निष्क्रियता दो प्रकार की होती है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता मतलब जब जीव जंतु शीत काल को सुषुप्त अवस्था में बिताते हैं तो उसको शीत निष्क्रियता बोलते हैं। शीत निष्क्रियता बोलते हैं। और ग्रीष्म निष्क्रियता जिसमें गर्मी के मौसम में जीव जंतु को अपनी आराम करते हैं, सुषुप्त अवस्था में बिताते हैं, उनको ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं। शीत निष्क्रियता के जो उदाहरण हैं वो है चमगादड़, कंगारू, रोडेंट, भालू। मैं फिर से बोलता हूँ, शीत निष्क्रियता में जो जंतु रहते हैं उनके उदाहरण हैं चमगादड़, कंगारू, रोडेंट, भालू। इसी तरह जो ग्रीष्म निष्क्रियता में अपने आप को बिताते हैं उनके जो उदाहरण हैं मरुस्थलीय कछुए, मगरमच्छ, सैलामेंडर, उभयचर, ग्रेटर सिरोन, गिरगिट, घोंगा, केचुआ और मधुमक्खी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुकूलन की विधियां में कौन सी है, उसमें एक हाइबरनेशन भी अनुकूलन की विधियां है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शीत निष्क्रियता करने वाले जंतु का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा ग्रीष्म निष्क्रियता करने वाले जंतु का उदाहरण है। उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक निष्क्रियता, ये भी निष्क्रियता का ही उदाहरण, ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण कुछ जंतुओं में दो प्रकार से जीव जंतु अपने बॉडी का ताप को नियंत्रित करते हैं। पहला है शीत कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरा है हॉट ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे प्राणी जो शरीर का तापमान उस वातावरण में समान होता है जिसमें वो रहते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जो जो कि वातावरण का जो तापमान है उस वातावरण में अपने तापमान होता है उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल के, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, गिरगिट, मेंढक, घोंगा। अब आते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं उनको हॉट ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है मनुष्य, शेर, कुत्ता, कबूतर। आप ये समझ रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसका उदाहरण है और हॉट ब्लडेड एनिमल किसका उदाहरण है। ये भी एक निष्क्रियता का एक प्रकार ही है और आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली अनुकूलन की विधियां है अनुहरण, मिमिक्री। यह इसको एक स्पॉट उसमें लिख सकते हैं, जब दो जातियां एक जैसी दिखती हों उन्हें मिमिक्री कहते हैं, जिसमें एक मुख्य जाति होती है और दूसरी उनकी बनावटी जाति होती है। दोनों एक जैसी नकल करती हैं, उनको मिमिक्री कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो सबसे पहले मैंने आज आपको पढ़ाया कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूलित पाते हैं। अब अनुकूलित पाते हैं उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको अनुकूलन के प्रकार में पेड़ पौधों की पढ़ाया था वो थी आपके टुंड्रा वनस्पतियां। टुंड्रा वनस्पतियों की हमने विशेषताएं पढ़ाई थी। टुंड्रा वनस्पति के
वनस्पति कौन कौन सी होती हैं ये पढ़ाई थी, उनका टेम्परेचर क्या है, और टुंड्रा वनस्पति में एक विशेष टुंड्रा क्षेत्र में एक विशेष जनजाति पाई जाती है, उसको पढ़ाया है। फिर टैगा क्षेत्र की वनस्पतियों को हमने समझाया था कि टैगा वन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जो अध्ययन किया है वर्षा वनों की विशेषताओं को समझा था। फिर मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं समझी थी, और हमने उसके पश्चात मैंग्रोव वन को पढ़ा था, और साथ ही में हमने जाना था अनुकूलन की विधियां, जिसमें हमने प्रवास का माइग्रेशन का अध्ययन किया, हमने छद्मावरण को पढ़ा, हमने निष्क्रियता हाइबरनेशन को पढ़ा, और हमने तापमान नियंत्रण में कोल्ड ब्लडेड एनिमल और हॉट ब्लडेड एनिमल को पढ़ा, और इसके साथ ही हमने मिमिक्री अनुहरण को पढ़ा। आज यहीं तक, और अगला जो लेक्चर 1 का पार्ट सी होगा उसमें हम बायोस्फीयर बायोम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, और साथ ही हम इस लेक्चर 1 से जो मैंने पढ़ाया है उससे यूपीएससी में क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में, उनको सॉल्व करेंगे। और हम सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे कि अभ्यास प्रश्नों को हम लेंगे कि अभ्यास प्रश्न कौन कौन से उसमें पूछे गए हैं, अभ्यास प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। इसके साथ ही आज का मैं ये लेक्चर यही समाप्त करूंगा, और शीघ्र ही लेक्चर 1 का पार्ट सी मैं पेश करूंगा, और शीघ्र ही वह प्रस्तुत